गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11वीं कक्षा के ज्योग्राफी का पार्ट 2 का छठा लेसन मृदा उसका दूसरा लेक्चर शुरू करते हैं। पहले हमने ये जाना कि मृदा किसे कहते हैं, मृदा कैसे बनती है और भारत में कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। इसके बाद आता है मृदा अपरदन, यानी मृदा का अवकर्षण कैसे होता है, मृदा अनुपजाऊ कैसे होती है। तो मृदा अनुपजाऊ होने के कई कारक हैं। सबसे पहले मृदा अपरदन, कि मृदा अपरदन क्या है। किसी भी कारण द्वारा भूमि का ऊपरी परत का कटाव होना मृदा अपरदन कहलाता है, चाहे वो वायु के द्वारा हो, तीव्र वर्षा के द्वारा हो, बाढ़ के द्वारा हो, पशुचारण के द्वारा हो, किसी भी कारण से मृदा के आवरण का विनाश मृदा अपरदन कहलाता है। बहते जल और पवनों की अपरदनात्मक प्रक्रियाएं, मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं साथ साथ घटित होती रहती हैं। सामान्यतः इन दोनों प्रक्रियाओं में एक संतुलन बना रहता है। धरातल से सूक्ष्म कणों के हटने की दर वही होती है जो मिट्टी की परत में कणों के जुड़ने की होती है। कई बार प्राकृतिक अथवा मानवीय कारकों से संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे मृदा के अपरदन की दर बढ़ जाती है। मृदा अपरदन के लिए मानवीय गतिविधियाँ भी काफ़ी हद तक उत्तरदायी हैं। जनसंख्या बढ़ने के साथ भूमि की मांग भी बढ़ने लगती है। मानव बस्तियाँ, कृषि, पशुचारण तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन तथा अन्य प्राकृतिक वनस्पति साफ कर दी जाती है। मृदा को हटाने और उसका परिवहन कर सकने के गुण के कारण पवन और जल मृदा अपरदन के दो शक्तिशाली कारक हैं। पवन द्वारा अपरदन शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में महत्वपूर्ण होता है। भारी वर्षा और खड़ी ढाल वाले प्रदेशों में बहते जल द्वारा किया गया अपरदन महत्वपूर्ण होता है। जल अपरदन अपेक्षाकृत अधिक गंभीर है और ये भारत के विस्तृत क्षेत्रों में हो रहा है। जल अपरदन दो रूपों में होता है, परत अपरदन और अवनालिका अपरदन। परत अपरदन समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा के बाद होता है और इसमें मृदा का हटना आसानी से दिखाई भी नहीं देता, किंतु ये अधिक हानिकारक है क्योंकि इससे मिट्टी की सूक्ष्म और अधिक उर्वरक परत हट जाती है। अवनालिका अपरदन सामान्यतः तीव्र ढालों पर होता है। वर्षा से गहरी हुई अवनालिकाएं कृषि भूमियों को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती है, जिससे वे कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। जिस प्रदेश में अवनालिकाएं अथवा बीहड़ अधिक संख्या में होते हैं उसे उत्खात भूमि स्थल आकृति कहा जाता है। चंबल नदी की द्रोणी में बीहड़ बहुत विस्तृत है। इसके अतिरिक्त ये तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। देश के लगभग 8,000 हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष बीहड़ में परिवर्तित हो जाती है। किसी तरह के क्षेत्रों में अवनालिका अपरदन, किस तरह के क्षेत्रों में संभव है। मृदा अपरदन भारतीय कृषि के लिए एक गंभीर समस्या बन गई है। इसके दुष्प्रभाव अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ते हैं। नदी की घाटियों में अपरदित पदार्थों के जमा होने से उनकी जल प्रवाह क्षमता घट जाती है। इससे प्राय बाढ़ें आती हैं तथा कृषि भूमि को क्षति पहुंचती है। वनोन्मूलन मृदा अपरदन के प्रमुख कारकों में से एक है। पौधों की जड़ें मृदा को बांधे रखकर अपरदन को रोकती हैं। पत्तियां और टहनियाँ गिराकर वे मृदा में ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि करते हैं। वास्तव में संपूर्ण भारत में वनों का विनाश हुआ है, लेकिन मृदा अपरदन पर उनका प्रभाव देश के पहाड़ी भागों में अधिक पड़ा है। भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का काफ़ी बड़ा भाग अति सिंचाई के प्रभाव से लवणीय होता जा रहा है। मृदा के निचले संस्तरों में जमा हुआ नमक धरातल के ऊपर आकर उर्वरता को नष्ट कर देता है। रासायनिक उर्वरक भी मृदा के लिए हानिकारक है। जब तक मृदा को पर्याप्त हुमस नहीं मिलता, रसायन इसे कठोर बना देता है और दीर्घ काल में इसकी उर्वरता घट जाती है। ये समस्या नदी घाटी परियोजनाओं की उन सभी समावेशी क्षेत्रों में अधिक है जो हरित क्रांति के आरंभिक लाभ योगी थी। अनुमानों के अनुसार भारत की कुल भूमि का लगभग आधा भाग किसी न किसी मात्रा में अवकर्षण से प्रभावित हुआ है। प्रतिवर्ष भारत में अवकर्षण के कारक लाखों टन मृदा व उसके पोषक तत्वों के ह्रास करते हैं, जिसका दुष्प्रभाव हमारी राष्ट्रीय उत्पादकता पर पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि मृदाओं के उद्धरण और संरक्षण के लिए तत्काल उपाय किए जाएं। मृदा संरक्षण क्या है? देखिए, मृदा संरक्षण क्या है। भूमि को अनुपजाऊ होने से बचाना ही मृदा संरक्षण कहलाता है।
यदि मृदा अपरदन और मृदा क्षय मानव द्वारा किया जाता है तो स्पष्टतः मानव द्वारा इसे रोका भी जा सकता है। संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकृति के लिए अपने नियम हैं। बिना संतुलन बिगड़े भी प्रकृति मानवों को अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। मृदा संरक्षण की विधि है जिसमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखी जाती है, मिट्टी के अपरदन और क्षय को रोका जाता है और मिट्टी को निम्नलिखित दशाओं से सुधारा जा सकता है। तो भूमि निम्नीकरण से क्या अभिप्राय है? प्रश्न यह है कि मृदा अवकर्षण या भूमि निम्नीकरण किसी भी कारक द्वारा, किसी भी फैक्टर द्वारा भूमि का, मृदा का अनुपजाऊ होना ही भूमि निम्नीकरण कहलाता है। अब भूमि निम्नीकरण या मृदा को अनुपजाऊ होने से बचाने के लिए हमें उसका संरक्षण करना भी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मानवीय कारक जब इसके लिए जिम्मेदार है तो मनुष्य उसका संरक्षण भी कर सकता है। मृदा अपरदन मूल रूप से दोषपूर्ण पद्धतियों द्वारा बढ़ता है। किसी भी तर्क संगत समाधान के अंतर्गत पहला काम ढालों की कृषि योग्य खुली भूमि पर खेती को रोकना है। 15 से 25% ढाल प्रवणता वाली भूमि का उपयोग कृषि के लिए नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी भूमि पर खेती करना जरूरी भी हो जाए तो इस पर सावधानी से सीढ़ीदार खेत बना लेने चाहिए। भारत के विभिन्न भागों में अति चराई और स्थानांतरित कृषि ने भूमि के प्राकृतिक आवरण को दुष्प्रभावित किया है, जिससे विस्तृत क्षेत्र अपरदन की चपेट में आ गए हैं। ग्रामवासियों को इसके दुष्परिणामों का से अवगत करवाकर इसे बचाया जा सकता है। समुच्च रेखीय जुताई के अनुसार भी खेतों के अंदर समुच्च रेखीय जुताई करके हम भूमि को निम्नीकरण से बचा सकते हैं। इसके साथ साथ मेड़बंदी, सीढ़ीदार खेत बनाना, नियमित वानिकी, नियंत्रित चराई, आवरण फसलें उगाना, मिश्रित खेती तथा सस्यावर्तन आदि उपचार के कुछ ऐसे तरीके हैं जिनका उपयोग मृदा अपरदन को कम करने के लिए किया जा सकता है। सस्यावर्तन जो शब्द है, यहाँ पर सस्यावर्तन से हमारा अभिप्राय है कि फसल को अदल बदल कर बोना, एक ही फसल को बार बार न बोना। अवनालिका अपरदन को रोकने तथा उसके बनने पर नियंत्रण के प्रयत्न किए जाने चाहिए। अंगुल्याकार अवनालिकाओं को सीढ़ीदार खेत बनाकर समाप्त किया जा सकता है। बड़ी अवनालिकाओं में जल की अपरदनात्मक तीव्रता को कम करने के लिए रोक बांधों की एक श्रृंखला बनानी चाहिए। अवनालिकाओं के शीर्ष की ओर फैलाव को नियंत्रित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ये कार्य अवनालिकाओं को बंद करके सीढ़ीदार खेत बनाकर तथा आवरण वनस्पति का रोपण करके किया जा सकता है। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर बालू के टीलों के प्रसार को वृक्षों की रक्षक मेखला बनाकर तथा वन्य कृषि करके रोकने के प्रयास करने चाहिए। कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को चारागाहों में बदल देना चाहिए। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान ने पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीलों को स्थिर करने के प्रयोग किए हैं। भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड ने देश के विभिन्न भागों में मृदा संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं बनाई है। ये योजनाएं जलवायु की दशाओं, भूमि संरूपण और लोगों के सामाजिक व्यवहार पर आधारित हैं। ये योजनाएं भी एक दूसरे से तालमेल बनाए बिना ही चलाई जाती हैं। अतः मृदा संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय भूमि उपयोग के समन्वित योजनाएं ही हो सकता है। भूमि को उनकी क्षमता के अनुसार ही वर्गीकरण होना चाहिए। भूमि उपयोग के मानचित्र बनाए जाने चाहिए और भूमि का सर्वथा सही उपयोग किया जाना चाहिए। मृदा संरक्षण का निर्णायक दायित्व उन लोगों पर है जो उसका उपयोग करते हैं और उससे लाभ उठाते हैं। तो इस प्रकार इसके अभ्यास के क्वेश्चन हैं। जो प्रमुख क्वेश्चन है, मृदा क्या है, मृदा निर्माण के प्रमुख उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, मृदा परिच्छेदिका के 3 संस्तरों के नाम लिखिए, मृदा अवकर्षण क्या होता है, खादर और बांगर में क्या अंतर है। इसके अतिरिक्त जो बड़े प्रश्न हैं उसमें काली मृदा किसे कहते हैं, इसके निर्माण तथा विशेषताओं का वर्णन करो, मृदा संरक्षण क्या होता है, इसके कुछ उपाय सुझाएं, और आप ये कैसे जान पाएंगे कि मृदा उर्वर है या नहीं। प्राकृतिक रूप से निर्धारित उर्वरता और मानवकृत उर्वरता में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन है जो आपने करने हैं।